हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्रैश कोर्स की इस सीरीज में श्वसन के पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को ब्रिलियंट एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर कल की क्लास को आप लोगों ने किया होगा तो आपको पता चला होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। कल हम बताए थे श्वसन के बारे में, श्वसन क्या होता है, क्या कंफ्यूजन होता है श्वसन में, इस सब बात का मैंने कल निचोड़ निकाला था। मतलब कि एक तरह से देखा है तो मैंने कल श्वसन का ऑपरेशन कर दिया था। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जा करके और पार्ट 1 को पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए। देखिए इसमें क्या है, श्वसन के बारे में हम क्या बताए थे कल, श्वसन की परिभाषा बताए थे, श्वसन कैसे होता है वो बताए थे। इसके बाद हम आपको ये बताए थे कि कितने प्रकार का होता है श्वसन। बताए थे हम आपको कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वायवीय और अवायवीय। आप लोग आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा। सबसे पहले होमवर्क मैं दे देता हूँ आज कि वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन जो है, ये दोनों का परिभाषा आप कमेंट में लिख करके दिखाएंगे। आज हम शुरुआत करते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और हम आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक जो कि श्वसन से ही संबंधित है। नया टॉपिक क्या है, तो नए टॉपिक का नाम है, उसका नाम है पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन। आज दिनांक हो गया 10 नवंबर 2025। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वादा है कि आपकी परीक्षा आने से पूर्व हर विषय की तैयारी एकदम जोर शोर से, एकदम बढ़िया से आपके पास होगा। अगर इस चैनल से संबंधित अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक रहता है। उस व्हाट्सएप लिंक के जरिए आप इसके ग्रुप में जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आपको पीडीएफ भी प्राप्त होने लगेगा। देखिए बात करते हैं पौधों में श्वसन। जब पौधा में श्वसन की बात होती है तो सबसे पहले में हमारा सवाल यही आता है कि पौधा श्वसन कैसे करता है, क्या होता है तो उसमें जो श्वसन करता है। तो देखिए अक्सर हम अगर पूछ दे आपसे कि बताइए कि पौधा में श्वसन कैसे होता है, अगर हम आपसे इस बात को पूछेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर पौधा में होता है पत्ती और वही पत्ती से होता है श्वसन। ठीक है, आपकी बात गलत नहीं है, आपकी बात ही सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ पत्तियों से पौधा में श्वसन नहीं होता है। पौधा में श्वसन के लिए और क्या होता है, तो पौधा में श्वसन के लिए होता है पत्ती, होता है पौधा में श्वसन के लिए होता है तना, पौधा में श्वसन के लिए होता है जड़। अब दिमाग में आपका खटकेगा कि भाई पत्ती से तो सुने थे कि श्वसन करता है पौधा, जड़ से और तना से कब से करने लगा भाई। तो देखिए कहाँ से श्वसन होता है और कैसे होता है। बात कर रहे हैं पौधों में श्वसन की। जब पौधे में श्वसन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम बताएं कि श्वसन अंग क्या क्या होता है। पत्ती, एक सेकेंड देखिएगा भाई, पत्ती देखिएगा, अगर थोड़ा इधर उधर होगा हर सही देखने में तो थोड़ा हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मेरी। पत्ती हो गया, उसके बाद हो गया तना और हो गया जड़। पत्ती में क्या रहता है जिससे तो श्वसन होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर पत्ती में होता है रंध्र। और इस रंध्र को हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस रंध्र को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमाटा। ज्यादा जरूरी इसी का अंग्रेजी जानना है। रंध्र, रंध्र देखे हैं आप लोग, क्या आप लोगों ने अभी तक कभी रंध्र देखा है। अब सब कहेंगे सर माइक्रोस्कोप तो है नहीं सर, देखेंगे कहाँ से। लेकिन आप लोगों ने देखा है, जो हरा पत्ती होती है उस हरा पत्ती के जब ऊपर वाला कवच को हटाइएगा या सूख जाता है जब पत्ती, तो उसके अंदर बहुत सारा जाली नुमा संरचना दिखाई देने लगता है। अब जो जाली नुमा संरचना होता है उसी को कहते हैं स्टोमाटा। मुख्य तौर पर आप उसको देखेंगे तो इस तरह से जाली नुमा संरचना में आपको दिखाई देगा। पत्ती को अगर आप देखते हैं तो अलग अलग फॉर्म में इस तरह से दिखाई देगा आपको। इसके अंदर होता क्या है कि इस तरह से देखिएगा आपको एक संरचना दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। इसके बाद तना में क्या होता है जिसे श्वसन करवाता है पेड़ पौधा,
तो तना में होता है वातरंध्र, वातरंध्र। और पूछेगा कि जड़ में क्या होता है, तो जड़ में होता है मूल रोम, मूल रोम होता है, ठीक ना। पत्ती में होता है रंध्र, तना में होता है वातरंध्र और जड़ में होता है मूल रोम, ये तीन चीज होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि सवाल में अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बताइए कि पौधों में, पौधों के तना में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे पौधे शोषण करते हैं, तो याद रखेंगे वो क्या है, वातरंध्र। पौधा के जड़ में क्या होता है जिससे शोषण करते हैं, मूल रोम है। पौधा के पत्तियों में शोषण कैसे होता है, रंध्र द्वारा, रंध्र के खुलने या बंद होने के कारण होता है। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे फिर पत्ता की बात हम लोग कर रहे हैं, पेड़ की बात कर रहे हैं, पौधे की बात कर रहे हैं। तो कल हम आपको बताए थे कि पौधा शोषण करता है, मनुष्य भी शोषण करता है। पौधा जब शोषण करता है तो कौन सा गैस लेता है, मनुष्य के बारे में तो कल हम बताए थे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक पौधा श्वसन के दौरान क्या लेता है। अब हमने आपको बता रहे हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर एक बात डाल दिया गया है, दिमाग में भर दिया गया है कि पेड़ पौधा सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता है ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यह बात एकदम एकदम गलत है। पेड़ पौधा भी जब श्वसन करता है, आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब पेड़ पौधा भी श्वसन करता है तो पेड़ पौधा भी श्वसन करने के दौरान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी के जानकारी आधा अधूरा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब कि जिस समय पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करेंगे उस समय, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा जो है वह श्वसन करे, पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कब, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब। अगर कोई पेड़ पौधा है और वह श्वसन कर रहा है तो एकदम मनुष्य के भांति लेगा ऑक्सीजन और छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यही कारण है कि अब दिन में सूर्य रहता है, आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पता है कि पेड़ पौधे द्वारा सूर्य की उपस्थिति, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल जल इत्यादि के मौजूदगी में खाना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बताइए, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में भी होता है, नहीं होता है, क्योंकि रात में सूर्य के प्रकाश नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल इसे पूछता है कि किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो जब प्रकाश लाल रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो वहां उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में आपको सीधे कुछ नहीं होगा, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा लेगा ऑक्सीजन, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, निकालेगा ऑक्सीजन, जब श्वसन करेगा तो लेगा ऑक्सीजन, निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यही कारण है कि बताया जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी श्वसन कर रहा है, हम भी श्वसन कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि एक जगह ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और नहीं तो आदमी सोच लेता है कि अच्छा रात में नहीं सोचना चाहिए पेड़ के नीचे, क्या है भाई, तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि पेड़वा पर आता है भूत, और वही भूतवा मारता है ढेला, तो भूतवा से बचना है ना, वो भूत से बचने के लिए हम लोग रात में पेड़ के नीचे नहीं सोते, और सोचते अगर रात में पेड़ गिर गया तो जब पहले ना मर जाएंगे, क्यों उठाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखेंगे, रात में लोग ऑक्सीजन लेता हूँ, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यही कारण है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब देखिए, ये तो बात स्पष्ट हम लोग को पता चल गया। इसके बाद ये तो बात हम लोग कर रहे थे पौधा के, पौधा में और क्या देखेंगे हम लोग, पौधा में हम लोग देखेंगे कि पौधा जो है श्वसन के मंद प्रक्रिया करता है, मंद प्रक्रिया द्वारा श्वसन करता है, मतलब कि धीमा गति से श्वसन करता है। हम लोग में श्वसन होता है तो हम लोग तेज श्वसन करते हैं, खूब तेज श्वसन करते हैं, लेकिन पौधा एकदम धीमा गति से। का है सर, इसका कारण है कि पौधा कहीं जाना है, ये पौधा है तो ये पौधा तो सब दिन यही रहेगा जी, इसको कहीं जाना है, हमको यहाँ से जाना है, वहां जाना है, वहां से फिर हमको यहाँ आना है, तो हम तो इधर हो जाएंगे, लेकिन क्या पौधा इधर हो जाएगा, नहीं जाएगा।
तो नहीं जाएगा, उसको एक का स्थान पर आना है, उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, और जब कम ऊर्जा की आवश्यकता है इसमें शोषण मंद होता है। अब अपने से नहीं सोचते हैं आप लोग, जब रात में आप सो जाते हैं तो रात में सोने के बाद क्या होता है, एवं खूब बढ़िया से लेते हैं, इस तरह का लगातार आपसे आवाज निकलता है। दिन में ऐसा नहीं होता है, रात में आप खूब खींचते हैं और खूब छोड़ते हैं, मतलब कि रात में भी आप भी मंद शोषण करते हैं। इसके बाद अन्य जीवों में भी शोषण होता है। अन्य जीवों में जब शोषण होता है तो अन्य जीवों में शोषण के लिए देखिए, पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। अन्य जीवों में अगर शोषण की बात करते हैं तो अन्य जीवों में शोषण अगर देखा जाए तो क्या होता है, अन्य जीवों में जो शोषण होता है, सपोज दैट कि हम मान लेते हैं आपसे कोई पूछ दिया कि पौधा में शोषण कैसे होगा, तो आप बता दीजिएगा। पौधा में शोषण होगा पत्ती से, तना से, जड़ से। अगर आपने कोई पूछ दिया अगर कि बताइए कि कीट में शोषण कैसे होगा, कीट के एग्जाम्पल आमतौर पर हम लेते हैं तेलचट्टा, तेलचट्टा बेलचट्टा की बात ना कर रहे हैं, ठीक ना, तेलचट्टा की बात कर रहे हैं, तेलचट्टा की बात करते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि तेलचट्टा में शोषण किस अंग द्वारा होता है, तो याद रखेंगे तेलचट्टा में जो शोषण है वो होता है ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा तेलचट्टा में शोषण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर तेलचट्टा में अगर ट्रैकिया के द्वारा शोषण होता है तो ये ट्रैकिया कैसे होता है, फेफड़ा तो देखे हैं सर, पौधा में पतई देख लिए, तना देख लिए, सब देख लिए, ट्रैकिया कैसे होता है। तो ट्रैकिया के लिए देखिए हम आपको बताते हैं, आप कभी तेलचट्टा को पलट के देखिएगा, जब आप तेलचट्टा को पलट के देखिएगा तो आपको इस तरह का संरचना दिखाई देगा, दिख रहा होगा, इस तरह का संरचना आपको तेलचट्टा में दिखाई देगा। उसको उल्टा कीजिएगा तो दिखाई देगा, उल्टा करने पर जो यह दिखाई देता है वो होता है ट्रैकिया। जब आप तेलचट्टा को उल्टा कीजिएगा और उल्टा करके देखिएगा तो उसमें लाइन लाइन टाइप का संरचना पाया जाता है, वो क्या होता है, ट्रैकिया होता है, उसको कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, अन्य बहुत सारे पौधे हैं, अन्य बहुत सारे जीव हैं, तो सब में हम लोग शोषण की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछा सपोज दैट कि मानव में शोषण कैसे होता है, मानव में शोषण है, अगर कोई बोला कि नाक से होता है तो बहुत बड़ा दिक्कत है। नाक से शोषण अगर कोई कहता है कि हो रहा है तो बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था कि मनुष्य में शोषण नाक से नहीं होता है, फेफड़ा से होता है, क्योंकि मैंने कल नाक बंद किया था, लीजिए ना, शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि नाक द्वारा शोषण होता है ये नहीं है, फेफड़ा द्वारा शोषण होता है मनुष्य में। तो मनुष्य का मुख्य शोषण क्या है, फेफड़ा, मनुष्य का मुख्य शोषण फेफड़ा हो गया। बात करते हैं अगर मछली के, मछली के मुख्य शोषण होता है गिल्स। आप लोग बताइए कि चूहा का शोषण क्या है, चूहा का आप लोग देखे हैं ना, ये बताइए कि चूहा का शोषण क्या होता है, ऑक्टोपस का शोषण क्या होता है। बात करते हैं ऑक्टोपस, दिमाग लगाए कि ऑक्टोपस को चीज होता है भाई, अरे भाई मछली है ना है ऑक्टोपस, गिल्स से होगा। डेंग में कोई चीज होता है, मेढक में बताइए, जिसको हम आसाम लोग डेंग कहते हैं, डेंग में शोषण किससे होता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, मेढक में जो शोषण है, मेढक में शोषण जो होता है वो होता है त्वचा से भी और गिल्स से भी, त्वचा और गिल्स दोनों से मेढक में शोषण होता है। इसके बाद देखा जाए, आप बात कर रहे थे चूहा की बात कर रहे थे, चूहा में किससे शोषण होता है, फेफड़ा से। यहाँ देखिएगा गिल्स नहीं होता है, मेढक में शोषण त्वचा और फेफड़ा से होता है, दोनों परिस्थिति में, क्या उभयचर है, स्थल पर भी आ जाता है, जल में भी रह लेता है, ठीक है। तो जब जल में होता है तो त्वचा शोषण करता है, स्थल पर आ जाता है तो फेफड़ा शोषण करता है, उभयचर है। चूहा में शोषण किससे होता है, फेफड़ा से होता है। कोई भी प्रकार का कीट रहेगा, एकदम एक बार समझ लीजिए, कोई भी प्रकार का कीट रहेगा, चाहे तितली रहे, चाहे पतंगी रहे, कुछ रहे,
कोई भी कीट रहेगा तो उसमें श्वसन होगा ट्रेकिया से, कोई भी मछली होगा तो उसमें होगा गिल्स से, कोई भी स्तनधारी होगा तो उससे होगा फेफड़ा से, मेढक में होता है त्वचा और फेफड़ा से। इस सब बात को एकदम याद रख लीजिए, ये आपके जुबान पर होना चाहिए। अगर जुबान पर आपका नहीं होगा तो इस परिस्थिति में आपकी परीक्षा में स्थिति खराब हो जाएगी। आपको बताना है, होमवर्क में आपको ये बताना है कि शेर, बाघ, केचुआ, इनका श्वसन अंग बताना है। कमेंट में बता दीजिएगा शेर, बाघ और केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है। केचुआ क्यों बता रहे हैं, केचुआ का श्वसन अंग होता है त्वचा। केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, त्वचा। इसको एकदम याद रखिएगा। अब यही सब फंसाने वाला सवाल है कि आपको तो पता है कीट बता देंगे तो ट्रेकिया बता देगा लड़का, आपको याद है। मछली पूछ देगा तो आप किस बता दीजिएगा, मनुष्य पूछ देगा तो फेफड़ा बता देगा। आपसे पूछ देगा कि मेढक में बताइए, आपसे पूछ देगा कि केचुआ में बताइए, आपको फंसाने वाला सवाल यही से आएगा। तो इसलिए फंसना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको देख लीजिए। अब देखिए हम आगे बात करते हैं मनुष्य में श्वसन, मानव में श्वसन। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम बता रहे थे आपको कि श्वसन से संबंधित, तो अब हम मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, मानव में श्वसन, मानव में श्वसन ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है पूरी बात। देखिए हम क्या करेंगे कि एक रफ डायग्राम बनाएंगे। आपको परीक्षा में बढ़िया डायग्राम बनाना होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको 5 नंबर का सवाल पूछेगा है और 5 नंबर के सवाल में आपको इसका जवाब अति सुंदर तरीका से देना होगा। हम एक मनुष्य बनाए, ये जो मनुष्य है इसका ही नाक हो गया, तो नाक से इस तरह से वो संरचना जाता है और यहाँ से एक संरचना इस तरह से आता है। इसके बाद आकर के इस घुमावदार नली से ये नीचे की ओर जाता है और नीचे जा करके और यहाँ से ये 2 भाग में बढ़ जाता है और यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कहते हैं फेफड़ा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह की उपास्थि पाई जाती है। इसका काम क्या होता है कि श्वसन के दौरान ये सट न जाए। मान लीजिए कि सट गया, सांस लेने में दिक्कत होगा। अभी होता है थोड़ा मुलायम होता है, लचीला होता है, जैसे कान कैसे होता है, इसको सर्दी आकर किसी मरोड़ दिए तो इतना मरोड़ने के बाद भी देखिए अपना कंडीशन में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी जो है अगर बाई अगर सट जाता है तो फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, इसको हम कहते हैं नासा द्वार, इसको कहते हैं नासा द्वार। फेफड़ा की बात कर रहे थे, नासा द्वार। अब देखिए कोई कभी मुंह से भी सांस ले लेता है, लेकिन मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है ले लेते हैं, बात अलग है, लेकिन लेना नहीं चाहिए। कहा नहीं लेना चाहिए, तो कारण क्या है उसका नहीं लेने का कि हमारा देखिए मुंह में कोई संरचना उस तरह से नहीं है। नाक जो है, नाक का ये वाला भाग जो नासिकावेश में जो है, जिसका 2 सुराख है, इस नासिकावेश में इस भाग में पूरा बाल रहता है और उसके अंदर चिपचिपा द्रव पाया जाता है। उससे होता है क्या कि जब हम श्वसन करते हैं तो जितना धूलकन हो गया, जितना बैक्टीरिया हो गया, विषाणु हो गया, सब इस रास्ता से जब पार होता है तो सब चिपचिपे पदार्थ में बाल में फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद जो प्योर वायु है, ऑक्सीजन नहीं, प्योर वायु जो है वो प्योर वायु फेफड़ा में जाता है। इसके बाद यहाँ से देखिए होता क्या है कि नासावेश में से जाएगा, यहाँ जब गा करके घूमेगा तो घूमने के बाद इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी आगे चल करके, जब ग्रसनी जो है वो आगे चल करके जाकर के लैरिंग्स में मिल जाता है। लैरिंग्स किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो में इधर आ गया था, देखिए फिर सब समझा दे रहे हैं। नासा द्वार, नासा द्वार में होता है यहाँ का तो छोटा छोटा बाल दिखेगा, वो बाल का होता है, वहां चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। उससे क्या होता है, उस चिपचिपे पदार्थ और उस बाल की उपस्थिति से हम लोग जो श्वसन करते हैं, तो श्वसन करते हैं तो जितना धूलकन होता है,
जितना भी विषाणु है, जीवाणु है, जो इस रास्ता से प्रवेश कर रहा है, वो सब धूल गिरा के सड़ जाएगा। सड़ने के बाद प्योर वायु जो है वो हमारा फेफड़ा में पहुंचेगा। अब यहाँ से जब आते हैं तो जो घुमावदार यहाँ जो स्थान है, इस घुमावदार स्थान को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेरिंग्स। अभी जो फेरिंग्स है आगे चल के एक चौड़ी नली में खुलती है, उस चौड़ी नली को कहते हैं लैरिंग्स। हिंदी में कहते हैं स्वर नली या स्वर यंत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको आवाज का केंद्र बिंदु भी कहते हैं। आवाज जो हम लोग बोलते हैं जो निकल रहा है इसी कारण निकल रहा है। यहाँ जो है ना लैरिंग्स है, किसी का लैरिंग्स फेंक देता है, किसी का कम रहता है, किसी का अधिक होता है, तो उसके कारण हो जाता है। यहाँ पर जब लैरिंग्स में जाइएगा तो लैरिंग्स जो है वो क्या करता है? लैरिंग्स में एक ग्लॉटिस नामक संरचना पाई जाती है और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है। लैरिंग्स में एक छिद्र होता है और छिद्र का नाम है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस। आप सीधे आमतौर पर आपको शिक्षक बता देते हैं कि एपिग्लॉटिस है। आप याद रखेंगे लैरिंग्स में एक बहुत ही छोटा छिद्र होता है जो फेफड़ा तक जाता है, और जो छोटा छिद्र है उस छोटे छिद्र को कहते हैं ग्लॉटिस, और छिद्र के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, उस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम है? तो यह हमारे श्वसन तंत्र में भोज्य पदार्थ को जाने से रुकता है, भोज्य पदार्थ को नहीं जाने देता श्वसन तंत्र। उसके बाद जब आगे प्रवेश करते हैं, इस रास्ता से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आइएगा, यहाँ इस तरह का संरचना आपको दिखाई देगा जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई में क्या होता है कि यहाँ पर आता है, दोनों फेफड़ा में अलग अलग बढ़ जाता है, बढ़ जाने के बाद श्वसन जो है, यहाँ जब हवा आता है तो फूल जाता है, फिर पचक जाता है। अब हवा आया, फूल गया, गिर गया तो पचक गया। ये पूरा का पूरा था मनुष्य में श्वसन। अभी 5 नंबर का सवाल पूछता है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे और श्वसन प्रक्रिया को समझाएं। यही सब बात लिखना है जो हम आपको बताएं। ये सब बात आप अगर लिख देते हैं, आपको 5 नंबर आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। यकीन मानिए अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो इस बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर तो आना आम बात है, एकदम बढ़िया से आ जाएगा, कोई नहीं रोकने जा रहा है। हाँ, बशर्ते ध्यान देना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, कॉपी किताब लेकर के बैठा कीजिए, थोड़ा नोट भी कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत चीज होता है जो दिमाग में नहीं रह पाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। जब आगे हम लोग देखते हैं पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होता है, छोटा छोटा जो सूक्ष्म जीव होता है, उस सूक्ष्म जीव में कैसे श्वसन होता है। सूक्ष्म जीवों में श्वसन देखते हैं। आपका हम हर कंफ्यूजन दूर कर देंगे, यकीन मानिए, अगर विश्वास है मेरे ऊपर, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका हर एक कंफ्यूजन को दूर करने का जिम्मा हमारे पास है। सूक्ष्म जीव या हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीवों में श्वसन कैसे होता है सर? एक कोशिकीय जीव में श्वसन कैसे होगा? एक कोशिकीय जीव में जो श्वसन होता है, हम आम भाषा में सबसे पहले लेते हैं एक अमीबा। बताइए अमीबा एक कोशिकीय है कि नहीं है? अमीबा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय मैंने समझते हैं क्या होता है? हम लोग का जो शरीर है ये कोशिका से नहीं मिलकर बना है, हम लोग बहुकोशिकीय है। और बताया जाता है कहीं कहीं कुछ आंकड़ा हम लोग को प्राप्त होता है, उस आंकड़े में हम लोग देखते क्या है कि हमारा शरीर जितना हमारा वजन है, मान लीजिए कि हमारा वजन 80 केजी, 80 केजी तो हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या 80 गुना 10 के पावर 15 होगा। मानी इतना कोशिका हमनी के शरीर में है, हमारा शरीर में है। सपोज दैट कि अगर हम 80 केजी के हैं तो हमारे अंदर कोशिका की संख्या 10 के पावर 15, मतलब आपका जितना वजन है उसे 10 के पावर 15 से गुना कर दीजिए, उतना आपके अंदर कोशिका है। एक कोशिकीय तो नहीं हम लोग बहुकोशिकीय हुए, लेकिन अमीबा एक कोशिकीय है। कहिए ऐसे शरीर वाय कर नहीं होगा,
शरीर ना है, बस एगो कोशिका है, वही ओकर शरीर है। देखिए ऐसे एगो कोशिका है और कोशिका के ऊपरे ऊपरे एगो पावल जाता है झिल्ली। कौन झिल्ली होता है? कोशिका केंद्रक होता है। अब देखिए इसमें श्वसन कैसे होता है। इसमें जो श्वसन होगा बताइए कि हम लोग का श्वसन करना तो प्रत्येक कोशिका तक, पेटवा के अंदर कोशिका है, ये बाहरी वाला कोशिका है, हर जगह कोशिका कोशिका है, जहां भी जाइए बस कोशिका ही पाइए। जब सब जगह हम लोग कोशिका मिल रहा है तो हमने सब जगह श्वसन कर। अब मान लीजिए कि खाली रहता कोशिका, तो खाली ये कोशिका रहा तो इसको श्वसन तो बाहरी वातावरण से मिल जाता है, लेकिन एक अंदर जो कोशिका है उसको मिल रहा है, इसको इसको ई वाला भाग जो इसको मिल जाता श्वसन, इसको हम करते तो ये श्वसन कर लेगा, ये भी शोषण कर लेगा, लेकिन बीच में जो मोटाई है, इस मोटाई के अंदर जो कोशिका मौजूद है उसको शोषण तो नहीं हो पाएगा बाहरी वातावरण से। इसलिए हम लोग में विशेष प्रकार की जटिल प्रक्रिया है शोषण के लिए। लेकिन सूक्ष्म जीव में अब एक जगह कोशिके है, एक कोशिका को क्या करना है, इसके अंदर शोषण होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है शोषण? विसरण के द्वारा होता है। बस कुछ नहीं, यह आता है वायु के संपर्क में, जैसे आता है वायु के संपर्क में आता है तो जो कोशिका झिल्ली होता है अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खाली पार होने देता है। अर्धपारगम्य मतलब क्या होता है? चून के पार होना, ठीक ना। अर्धपारगम्य मतलब क्या होता है कि चून के पार होता है, उसमें चुन चुन के पार किया जाता है। किसी को शादी ब्याह में ना गिर जाते हैं कि धोती वाला के चुन चुन बैठाओ, बिना धोती वाला के अगना से भगाओ, इस तरह से होता है। मतलब वहां हम लोग क्या करते हैं कि चुनते हैं, देख रहे हैं। तो उसी तरह से यह जो है यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह चुनता है कि किसको। आप देखिए अर्धपारगम्य मतलब आम भाषा में समझ लीजिए, आपके घर में चाय बनता होगा तो चाय छानने वाला चाय छाननी होता है जिसको फिल्टर करता है। तो चाय बनता है तो उसमें क्या देखते हैं कि जैसे ही उसको चाय को पका करके उसमें उड़ेला जाता है तो चाय पत्ती उसके ऊपर आ जाती है और चाय पार होकर के जिसमें लोटा में, गिलास में, जग में, जिसमें ढालना होगा उसमें ढाल देते हैं हम लोग। तो उसमें क्या हुआ, उसके लिए पारगम्य क्या था? चाय पत्ती को रोक दिया था। उसी तरह से यहाँ जो है कोशिका झिल्ली उस सब को रोक देता है। किसको जा देता है? ऑक्सीजन। किसको जा देता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जा देता है। एक अंदर अहीं से चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, हो गया शोषण। तो सूक्ष्म जीव में श्वसन की ही प्रक्रिया होती है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कोई भी चीज हो उसमें श्वसन कैसे होता है? विसरण द्वारा होता है। अब ये बात हो गया तो सवाल आता है कि आखिर विसरण क्या है? ठीक है, विसरण की परिभाषा की बात होती है। तो विसरण किसको कहते हैं? विसरण की अगर बात करते हैं तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है उसको कहते हैं विसरण। विसरण तक हो गया, हम लोग सूक्ष्म जीवों में भी देख लिए। अब इसको आप लोग थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं। हम आपको बताए थे श्वसन के बारे में पढ़ा दिए पूरी तरह से, लगभग हम लोग देखें। अब देखिए जब हम लोग श्वसन करते हैं तो जैसे ही श्वसन शुरू करते हैं तो हमारे अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। इसमें देखिए क्या होता है। अच्छा, श्वसन की बात हमेशा कर रहे हैं। आप वो गैस के नाम सुने हैं? गैस एक होता है CO,
इसका सूत्र क्या है, किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए। तो इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम क्या है CO का? है किसी के दिमाग में तो कमेंट में लिखिए। CO मैंने हम ही ना कह रहे हैं कि वो कोई गैस होता है जिसका नाम है को, नहीं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। गैस का नाम क्या है, पूरा नाम इसका है कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दम घोटू गैस, दम घोटू या प्राण घातक गैस। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस या प्राण घातक गैस। काहे कहते हैं? आपके घर में बाइक होगा, कार होगा, साइकिल का नहीं कर रहे बात, बाइक होगा, कार होगा, जो बाइक स्टार्ट कीजिएगा तो एक दुर्गंध आता है उससे, जब पेट्रोल जलता है तो एक दुर्गंध आता है। कार को स्टार्ट करते तो एक प्रकार का दुर्गंध आता है। वो दुर्गंध किसका होता है? वो दुर्गंध होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और बहुत हार्मफुल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुनते हैं तो बढ़िया लगता है, लेकिन बहुत ही हानिकारक गैस है ये। इसको दम घोटू गैस या प्राण घातक गैस कहते हैं। काहे कहते हैं देख लीजिए। हम अभी बताएं कि जब ऑक्सीजन से हमारा सहयोग करेगा हीमोग्लोबिन तो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में जाता है, वो हीमोग्लोबिन से मिलता है तो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। और वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जा करके और हीमोग्लोबिन से मिलता है, हीमोग्लोबिन से मिलता है तो बना देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी क्या कैसा गैस है, तो यह हमारे शरीर में जैसे ही जाता है, हमारे शरीर में जाने के बाद एक तरह से एक प्रकार के अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध किस चीज का उत्पन्न करता है? तो ये अवरोध क्या करता है कि हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन के जाने से रोक देता है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन तक जाने से रोकता है। अब ना सोचिए ना, अगर आपका कोई नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया तो आपका दम घुटने लगेगा कि नहीं? लगेगा कि जब मर जाएंगे आप। ये भी वही काम करता है। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है लेकिन फिर निकल जा रहा है, हीमोग्लोबिन से नहीं मिल रहा है, हीमोग्लोबिन से नहीं मिल रहा है, इसलिए कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कोशिका में मौजूद जो सेलुलोज है, सॉरी ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज का विखंडन नहीं हुआ, जिससे एनर्जी हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसको दम घोटू गैस या प्राण घातक गैस कहते हैं। कोई शिक्षक आपको नहीं पता। इसके बाद पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।